हेलो। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है टू नो। संस्कृत में इसे विज्ञान कहते हैं और अरबिक वर्ड होता है इसका इल्म। विज्ञान इल्म दोनों ही एक ही वर्ड को कन्वे करते हैं जिसका मतलब होता है नॉलेज। सो बेसिकली साइंस इज ऑल अबाउट नॉलेज। नाउ वी कम टू फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स भी एक ग्रीक लेटर फ्यूजिस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है नेचर और नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग ना कह के हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। जिसमें हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं फिजिक्स। जैसे मोशन की स्टडी करना हुआ, प्लैनेट्स के मोशन की स्टडी करनी है, टेम्परेचर की स्टडी करनी है, लाइट की स्टडी करनी है, जो भी नेचुरल थिंग्स हैं इनकी स्टडी करने को हम बोलते हैं फिजिक्स। इसे हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला है। ये बस एक इंट्रोडक्शन होता है फिजिक्स से, क्योंकि अभी तक आपने 10th में एक ही बुक से पढ़ाई की है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो इंक्लूड होती है। तो अब 11th में आने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग हो जाती है। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इसलिए दिया है जिससे स्टूडेंट्स में फिजिक्स क्या होती है इसके बारे में उन्हें कुछ पता चले। लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स आर डायनामिक। इसमें कहा है कि लॉज एंड प्रिंसिपल्स जो फिजिक्स के होते हैं वो डायनामिक होते हैं। डायनामिक क्या होता है। डायनामिक दैट इज नॉट स्टैटिक, मतलब दैट इज़ नॉट स्टैटिक। जो कोई कांस्टेंट नहीं है, जो कोई स्टैटिक नहीं है, उसे बोलते हैं डायनामिक। जैसे अभी आपके पास कोई लॉ है, आपने उसमें एक्सपेरिमेंट किया और आगे कुछ टाइम बाद क्या पता वो एक्सपेरिमेंट आपकी जो पुरानी लॉज हैं उसमें करेक्शन कर दे और कोई नया लॉ डेवलप हो जाए, तो आप कहेंगे कि वो लॉ चेंज हो गया है। मीन्स जो लॉज एंड प्रिंसिपल हैं फिजिक्स के वो चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं क्या जो कि मैं गलत है, सब चेंज होने ही है, लेकिन उसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्टैटिक ही है, कि वो जो है वैसा ही रहेगा, वो चेंज हो सकता है, मतलब वो डायनामिक है। मैथमेटिक्स इज़ लैंग्वेज टू डिलीवर फिजिक्स। मैथमेटिक्स जो है आपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जो फिजिक्स को डिलीवर करती है। मीन्स जो भी फार्मूलाज, डेरिवेशन एक्सेट्रा होते हैं वो मैथमेटिक्स के थ्रू डिलीवर किए जा सकते हैं। फिजिक्स में एक ब्रांच होती है मैथमेटिकल फिजिक्स जिसमें आप मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स फिजिक्स आपस में रिलेट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेज इन फिजिक्स। ब्रांचेज इन फिजिक्स ये दो टाइप की होती हैं। पहला क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा होता है क्वांटम फिजिक्स जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो पहले डेवलप हो चुकी है। कब पहले, मीन्स हम जो जिस सेंचुरी में है इससे पहले सेंचुरी में जो डेवलप हो चुकी है। कौन सी फिजिक्स पहले डेवलप हो गई होगी। मैक्रोस्कोपिक, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें डेवलप हुई हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के अंडर में आती हैं। क्लासिकल फिजिक्स डील मेनली विद मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना एंड इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में हम कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे अपने 11th एंड 12th में। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इसमें हम हीट की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट की, रेस की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सब की स्टडी हम ऑप्टिक्स में करते हैं। तो ये जो मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स है केवल इन्हीं दो पोर्शन आपका 11th में आता है। मैकेनिक्स में मोशन की स्टडी करते हैं। पूरा मैकेनिक्स का पार्ट इसमें मोशन की स्टडी है, जैसे कार का मोशन, प्लैनेट्स का मोशन, ह्यूमन का मोशन, बॉडी का मोशन, इन सब की स्टडी मैकेनिक्स में होती है। मैकेनिक्स 11th में मैकेनिक्स 90% वेटेज की होती है और थर्मोडायनेमिक्स 10%। चलिए तो अब हम आते हैं इंटर रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर्स। फिजिक्स दूसरे सब्जेक्ट से किस तरह से रिलेट करती है अपनी को। तो जैसे कि हमें अभी पता चला कि फिजिक्स मैथ्स से रिलेट करती है, क्योंकि अगर मैथ्स नहीं होगी तो हम फिजिक्स के फॉर्मूलाज कैसे डिराइव करेंगे। तो मैथ्स फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फिजिक्स मैथ्स से रिलेट करती है। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करती है फिजिक्स, इसे जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप या स्लो डाउन करता है। तो एक कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को कैसे स्पीड अप और स्लो डाउन करता है उसके लिए हम पढ़ते हैं सरफेस टर्म्स। तो सरफेस एनर्जी, सरफेस से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होती हैं केमिस्ट्री में वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में होती है जो कि फिजिक्स से रिलेट करता है। केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी रिलेट करता है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में मॉलिक्यूल्स का स्टडी किया जाता है जो कि केमिस्ट्री में अंदर आता है, इसलिए वो फिजिक्स से भी रिलेट करता है। जियोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, पृथ्वी, अर्थ से रिलेटेड स्टडी होती है।
केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा है इसलिए फिजिक्स से भी रिलेट कर रहा है। एस्ट्रोनॉमी किसी प्लैनेट का मोशन, अर्थ का रिवॉल्व करना सन के अराउंड, ये सब एस्ट्रोनॉमी के अंडर में होता है जो फिजिक्स से रिलेट करती है। चलिए तो अब हम आते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। वो फोर्सेस जो फंडामेंटली नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻⁻² टाइम्स कम स्ट्रॉन्ग होता है। सिमिलरली वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13 टाइम्स वीक, और ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻⁻39 टाइम्स वीक। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम बात करें इनकी रेंज की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज होती है इनफाइनाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज भी इनफाइनाइट होती है। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर ऊपर आसमान में उछालेंगे तो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत ही कम दूरी तक ही ये फोर्स काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, उसके बाहर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ख़त्म हो जाता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स अभी आपकी 11th-12th की स्टडी में नहीं है, ये बाद में आता है, क्योंकि ये अभी ही कुछ समय पहले ही इसकी स्टडी स्टार्ट हुई है, तो इसको इतना ज़्यादा आपकी बुक में डिटेल में नहीं दिया गया है। ये भी काफ़ी छोटे लेवल पे पाया जाता है और इसकी रेंज भी बहुत कम होती है। अगर हम बात करें इन फोर्सेस के ओरिजिन की, ये फोर्स कहाँ से डेवलप होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी 2 मासेस के बीच में वर्क करता है, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इससे पहले हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसी भी मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। जैसे प्रोटॉन है, आपको पता है प्रोटॉन में रिपल्शन होता है, मीन्स पॉजिटिव में लाइक चार्ज में रिपल्शन होता है और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। तब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कि इन्हें अनलाइक चार्जेस को और लाइक चार्जेस को न्यूक्लियस के अंदर ही रखता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में वर्क करता है। लाइक चार्ज में रिपल्शन होगा और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होगा। इन्हीं के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये ना ही अट्रैक्टिव होता है ना ही रिपल्सिव होता है, नीदर अट्रैक्टिव नॉट रिपल्सिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का होता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर वर्क करता है। इसके बाद हम चलते हैं वेरियस कंजर्वेशन ऑफ लॉस की तरफ। वेरियस कंजर्वेशन लॉस की क्या होता है? वेरियस कंजर्वेशन लॉस, पहले बात करते हैं मास की। मास, अब इन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सही बात है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी मैटर हम खुद से ना ही बना सकते हैं ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन हो रही है, हम उसमें जितने मॉलिक्यूल्स या मोल देंगे रिएक्टेंट में भी तो उतने ही मिलेंगे हमें, उसे हम कम या ज़्यादा तो कर नहीं सकते। अगर कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होंगे। तो इस कंजर्वेशन लॉ में यही बोला गया है, इन ए क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अब आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। एनर्जी का भी सेम है, इसे हम खुद से ना ही बना सकते हैं ना ही इसे खत्म कर सकते हैं। इसे हम बस इतना कर सकते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। चार्ज क्या दें, सेम है, चार्ज इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इसके लिए हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमने एक सिल्क का क्लॉथ लिया और उसे हमने ग्लास पे रब किया। उसे रब करने के बाद हमने क्या पाया कि एक साइड में पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज क्रिएट होगा तो आपस में कुछ चार्ज फॉर्म होते हैं। तो उसे हमने खुद से बनाया या डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बस उसे हमने एक दूसरे में शिफ्ट किया है। हम ये नहीं कहेंगे हमने उसमें चार्ज बना दिया, हमने उसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट किया है। तो यही लिखा है यहाँ पे, चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इफ एफ एक्सटर्नल इज 0। किसी भी सिस्टम में अगर हमने बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं किया है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा। ये आपने 9th में कोलिजन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर हमने बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। एंगुलर मोमेंटम के केस में लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम आ जाता है और एफ एक्सटर्नल की जगह पे टॉर्क लग जाता है। रोटेशनल मैकेनिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो बस इतना ही था क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में। इसने आपको कुछ डिटेल में ज़्यादा नहीं बताया है, ना ही आपके एग्जाम में आता है, लेकिन आपको ये सब पढ़ने इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर ही आपका बेस होता है किसी भी क्लास में एंटर होने के लिए। और वैसे भी आप अभी तो पहली बार 11th में आए हैं तो आपको थोड़ा अलग सा लगेगा, इसलिए आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी ओके बाय।